हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे स्टडी। आज है 3 अगस्त के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे बारे में कुछ जानकारी है, आप देख लें। और मैं ये बता दूं कि ये जो करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आर्टिकल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो पेपर्स में दिए हैं, न्यूज़ पेपर्स में दिए हुए हैं, उसका एक एमसीक्यू फॉर्म लेके आऊँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ, जिससे आपको ये भी पता चले कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। उसके बाद में आर्टिकल समझाता हूँ, तो उससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आप जो आर्टिकल पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो कुछ अलग से ऐसा नहीं है, इन्हीं आर्टिकल से आने हैं क्वेश्चन। तो इसका स्टैटिक्स भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, स्टैटिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर से बेस स्टैटिक्स जो होता है ना, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो वो करंट अफेयर के अलावा स्टैटिक्स में भी जुड़ जाता है, तो उसमें डबल फायदा हो जाता है। तो स्टैटिक्स को भी जरूर पढ़ें, तो इसलिए मैं स्टैटिक्स को भी लेके आता हूँ। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएंगे और आपको वीडियो में क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में स्थित एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी तो और है, सक्रिय ज्वालामुखी एक है, वैरन द्वीप ज्वालामुखी। तो क्या ये वाला कथन है? दूसरा है, वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, पहली बार वर्ष 1991 में वैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और यह अब तक सक्रिय है। सॉरी, पहली बार बोल दिया मैंने, पिछली बार वर्ष 1991 में वैरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और वह तब से अब तक सक्रिय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो वैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, यह ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये गलत है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा दूरी है, तो ये वाला गलत हो जाता है। तीसरा वाला है, पिछली बार 1991 में वैरनदीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़ा विस्फोट 1991 में हुआ था। इसके बाद ये हर 2 साल में, हर 2 साल में विस्फोट होता रहता है, 2-2 साल में ऐसे विस्फोट होता रहता है। तो ये 93 में हुआ होगा, इस तरह से आगे आकर के 2016 में भी एक विस्फोट हुआ है इसमें, वैरनदीप में। ठीक है, तो ये वाले का ऑप्शन अपना सही हो जाता है, तीसरा वाला, तीसरा वाला सही हो जाता है। इसके अलावा ये कब से सक्रिय है, अगर इसको थोड़ा सा समझें, 1787 में इसमें पहला विस्फोट देखा गया था, 1787 में पहला विस्फोट देखा गया था। इसके बाद अगले 100 वर्षों में, इसके बाद के अगले 100 वर्षों में लगभग 5 बार इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ 1991 में और अभी भी ये सक्रिय है, तो भारत में एकमात्र सक्रिय। इसके बाद इसके 100 वर्षों तक हुआ, उसके बाद 100 वर्षों तक शांत भी रहा था ये, इसलिए ऐसा लग रहा था कि अब विस्फोट होंगे नहीं। फिर 1991 में फिर से हुआ, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब ये वाला न्यूज में आया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों किया है वो देख लेते हैं। तो कोई एक ज्वालामुखी है जो न्यूज में है, इसलिए ये वाला आ गया है। ये ज्वालामुखी न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि जापान में एक विस्फोट हुआ है, जो जिस ज्वालामुखी का नाम है सुकुराजीमा। ठीक है, सुकुराजीमा ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है जापान की। ये काफी सक्रिय है, काफी टाइम से सक्रिय है, अक्सर इसमें विस्फोट होते रहते हैं। और जापान में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जो वोल्केनो हैं, जो इरप्ट होते रहते हैं। तो ज्वालामुखी जो पिछले साल भी एक हुआ था, हालांकि वो जापान से थोड़ी दूरी पे था, थोड़ी दूरी पे था, प्रशांत महासागर में था, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि जापान के काफी पास ही था। तो इसका नाम था फुकुतोकू पोकानोवा। ठीक है, तो इस ये भी न्यूज में आया था उस समय जब ये हुआ था 2021 में। तो इसका भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही साल हुए हैं, 2 साल बहुत ज्यादा नहीं होते। और लगभग 5-6 साल के अभी जो करंट अफेयर हैं वो पूछे जा रहे हैं, 5-6 साल के, हालांकि वो स्टेटिक्स में आ जाएंगे, तो वो पूछे जा रहे हैं, 5-6 साल पुरानी जानकारियां पूछी जा रही हैं। तो अभी मैं पढ़ ही रहे हैं, तो जान लेते हैं। अच्छा, ये जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये एक स्टैटो ज्वालामुखी, स्टैटो क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, तो स्टैटो किस प्रकार के होते हैं, और एक सील्ड ज्वालामुखी होता है, वो किस प्रकार का होता है, वो भी हम आगे समझेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि ये वाला जो ज्वालामुखी है ये स्टैटो प्रकार का है।
इसमें जो बड़े विस्फोट हुए हैं ना वो इस समय हुए हैं 1471 से 1476 के दौरान। इसके अलावा 1914 में भी हुआ है। पहली बार जो इसका विस्फोट था 8वीं शताब्दी में दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये वाला स्टेटो वोल्केनो है, इस वजह से ना इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरे राख जमा हो जाती है। ठीक है, फिर जब फटता है ना तो क्रेटर तैयार हो जाता है इस प्रकार का। वो चीजें हम अभी समझेंगे, इसलिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खतरनाक मैं क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ा सा वॉल्केनो को समझ लेते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा वॉल्केनो को समझें तो देखिए क्या होता है। ये जो हमारा मेंटल वाला पार्ट होता है, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, मेंटल और क्रस्ट में एक मैग्मा होता है। मैग्मा ये एकदम गर्म होता है, और ये जब क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकलता है ना तो ये लावा के फॉर्म में, ये जो मैग्मा होता है जब क्रस्ट से बाहर निकलता है तो इसे लावा बोलते हैं, और ये लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसके अलावा इसमें कुछ गैसें वैसें भी निकलती हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं वॉल्केनो, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वॉल्केनो इरप्शन कहलाती है। तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो ये जो ये वाला पार्ट होता है ना इसको क्रेटर बोलते हैं। इसका जो ये वाला पार्ट होता है तो क्रेटर बोलते हैं। वेंट होता है, वेंट। ठीक है, वेंट निकलता है इसमें, तो ये मेन वेंट होता है, ये सेकेंडरी वेंट कहा जा रहा है। खैर वो तो सब ठीक है, इसमें राख भी निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा लावा, लावा तो सबसे मेन है, और ऐश भी निकलेगी। ठीक है, ऐश भी निकलेगी, राख भी निकलेगी, ये सब है। तो ये चीजें इसमें निकलती है, बहुत तरह की गैसें पास होती हैं। अब जो ये चैम्बर में मैग्मा मैंने बताया था, ये मैग्मा बनता कैसे है, तो क्या होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें, मान लो एक टेक्टोनिक प्लेट ये है जो काफी ठोस है। ठीक है, और ये वाली है, मान लो ये वाली है, ये इसकी अपेक्षा कम ठोस है। ठीक है, ये वाली ज्यादा सॉलिड है, ये वाली कम सॉलिड है। तो जब ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है इसके ऊपर चढ़ने लगती है ये वाली, और ये वाली नीचे जाने लगती है। तो ये इस तरह से नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगी इसके। ठीक है, तो इस तरह जब होता है तो ये मेंटल वाले पार्ट में आ जाती है, और मेंटल वाला पार्ट बहुत ज्यादा हीट होता है यहाँ पे, और दबाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें ज्यादा होती है, इसके कारण ये पिघल जाती है। पिघलने के कारण क्या होता है, ये बन जाती है मैग्मा। और जब भी उसको टाइम मिलता है, जब भी इस मैग्मा को जगह मिलती है, तो वो क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकलती है, जिसे हम वॉल्केनो कहते हैं। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है। तो अभी हमने समझा था, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था स्टेटो ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब ये सील्ड ज्वालामुखी मैंने बताया था आपको। सील्ड ज्वालामुखी और स्टेटो ज्वालामुखी क्या होते हैं, क्या अंतर है इसमें। तो आपको ये दिख रहा होगा इसका जो क्रेटा है ना ये कम ऊंचाई पे है, इसका क्रेटा ज्यादा ऊंचाई पे है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी जो श्यानता होती है, इसे विस्कोसिटी बोलते हैं। इसकी विस्कोसिटी मतलब जो इसमें लावा निकलता है ना, सिंपली इसको श्यानता या विस्कोसिटी को ऐसे समझ लीजिए, एक ज्यादा पतला होगा, एक ज्यादा गाढ़ा होगा। इसमें ना थोड़ा गाढ़ा होगा। ठीक है, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये थोड़ा गाढ़ा होगा। इसमें जो वेंट, इसमें जो लावा निकलेगा, जो पहले जो बाहर लावा निकलता है वो थोड़ा गाढ़ा होगा, और इसमें जो है थोड़ा सा पतला होगा। फील्ड वाले में तो जो पतला होगा ना तो वो फैलेगा। ठीक है, फैलेगा, दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे ना इकट्ठा कम हो पाएगा। ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ जो ऐस वगैरह है ना, ऐस वगैरह है, जो भी राख वगैरह है वो कम जमा होगी यहाँ पे। जबकि जो स्टेटो होगा ना इसमें ये गाढ़ा होगा, और गाढ़ा होने के कारण ज्यादा ये बाहर तक बहेगा नहीं, दूर तक बहेगा नहीं। यहाँ ये इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा बहेगा, थोड़ा थोड़ा बहेगा, और ये बहुत ज्यादा ऊंचा होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ना वैसे नॉर्मली ये वाला बहता रहता है, तो सबको पता होता है कि ठीक है ये वाला बह रहा है तो इससे थोड़ी दूर रहना है। धीरे धीरे बह करके ये दूर तक जाता रहता है, लेकिन फिर ठंडा भी होता रहता है, लेकिन ये बहता नहीं है। लेकिन जब ये फटता है ना तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये स्टेटो है। अब इसमें क्या है, मोना केया और मोना लोआ सील्ड प्रकार के ज्वालामुखी हैं, और ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ये जो अमेरिका का हवाई द्वीप है वहां पर ये
ये वाले सबसे ज़्यादा फेमस हैं और ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी बात करें तो इसको तो मैंने बता दिया कि ये इतना बड़ा होगा। अब इसमें क्या होगा ना, ये ऐसा गुंबद जैसा बन जाएगा, यहाँ बहुत सारी ऐश वगैरह भरी होगी, ठीक है। जब ये फटेगा ना तो ये क्रेटर का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार के जो ये दिखते हैं वो इस प्रकार के ही ज्वालामुखी से बनते हैं, इस वाले स्ट्रेटो ज्वालामुखी से बनते हैं। इससे नहीं बनेगा, इसमें ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बहता रहेगा हमेशा। तो ये आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, बहुत अच्छा दिखता है, कटोरे जैसा दिखेगा। तो ये एक भारत में भी है अपने, लोनार लेक है ना, लोनार लेक भी ऐसा ही कुछ इसी प्रकार के ज्वालामुखी से, इसी प्रकार का ज्वालामुखी कभी फटा रहा होगा, उसी से बना हुआ है। तो ये वाली चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत में वैरन द्वीप अंडमान द्वीप पर है, यही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा नारकोडम अंडमान में है लेकिन ये सक्रिय नहीं है। इसके अलावा ये बारातांग है, इसके अलावा डेक्कन ट्रैप है। तो ये सारे हैं और इसके अलावा और भी हैं लेकिन इनका कोई खास यूज नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले ख़त्म हो चुके हैं। तो मेनली आपको वैरन द्वीप के बारे में पता होना चाहिए और ये ज़्यादा ज़्यादा इन चारों का नाम ध्यान रखिएगा, चाहे तो लिख लीजिए। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी जो भारत में कभी सक्रिय थे, अब सिर्फ एक ही है, ये वाला। ओके, दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकेंड आर्टिकल देखेंगे उसके बाद। वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पहला जो स्टेटमेंट है, समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2017 में लागू हुआ था। ओके, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। तो क्या ये सही है? दूसरा, पहला देख लेते हैं। समझौते पर सभी देशों द्वारा वर्ष 2017 नहीं, वो हस्ताक्षर तो कर दिया गया। एक्चुअली में 2015 में ये वाला कन्वेंशन आया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। तो ये 2015 में आया था और 4 नवंबर 2016 को लागू हो गया। मतलब 2017 तक बात जाती नहीं है, तो ये वाला हो गया गलत। दूसरा क्या कहता है, समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना ताकि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री या 1.5 डिग्री से अधिक ना हो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा 2 डिग्री जाए, क्योंकि अगर ये 2 डिग्री चला गया, एक्चुअली मैं बता दूं, अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया, ठीक है, जो तापमान है, मान लो अभी का तापमान जहाँ पे, मान लो भारत में गर्मी के दिनों में 35 डिग्री टेम्परेचर रहता होगा जिस स्थान पे, ये 37 डिग्री चला गया, अगर एवरेज तापमान की बात करें पूरे विश्व की, ठीक है, वैसे तो किसी एक जगह पे ज़्यादा और कम होता रहता है, लेकिन पूरे विश्व का जो एवरेज तापमान है वो अगर 37 डिग्री का भी रहता था, ये या पूर्व औद्योगिक काल में मान लो इतने डिग्री रहता था एवरेज, तो ये 39 डिग्री एवरेज नहीं होना चाहिए। अगर इतना हो गया तो इसे फिर रोक पाना संभव नहीं होगा, ऐसा अभी समझा जा रहा है, आगे का पता नहीं। तो ये है, तो ये वाला क्या सही है? ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहा जा रहा है कि विकसित देश जो हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया है और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने हेतु 2020 से सालाना 1000 अरब डॉलर की मदद देने की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब इतना ये पर ईयर देंगे 2020 से। तो क्या ये वाला सही है? ये वाला भी गलत है। 2020 से ये सही बात है, लेकिन ये 100 बिलियन डॉलर है। अगर इसको काट दें तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये भी ये गलत है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। ओनली 1 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा सही, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और क्या नया डेवलपमेंट हुआ है उसे भी समझते हैं।
क्या है आज का आर्टिकल। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी ये हैं, इनको देख लीजिए आप, ये हैं राजीव शर्मा, राजीव शर्मा साहब हैं, और इनके बगल में है हमारे जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी। तो ये दोनों लोग हैं। अब ये हैं यूएनएफसीसी के अध्यक्ष, ये ब्रिटेन के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भारत आए थे और इन्होंने भारत की जो कमिटमेंट है कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की, उसको देखा कि किस प्रकार से हम उसे उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2023 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये वाला तंत्र सही है। मतलब जो भारत कर रहा है 2023 तक, ये वाला सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। ओके, क्लाइमेट फाइनेंस को समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्लाइमेट फाइनेंस है क्या? जो हमें 100 बिलियन डॉलर मिलने वाले हैं 2023 तक, अगर मिलेंगे तो, ठीक है, अमेरिकी डॉलर मिलने वाले हैं, ये हैं क्या, क्यों ये दिया जाएगा, या जो विकसित देश हैं उन्होंने क्यों वादा किया है कि 2020 से, जो कि अभी वो दे नहीं रहे हैं, हालांकि 2020 से वो हर साल 100 बिलियन डॉलर विकासशील देशों को देंगे। तो ये क्यों कहा गया है और ये मतलब है क्या एक्चुअली में, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जलवायु वित्त ऐसे स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्त पोषण स्रोतों से प्राप्त किया गया हो। इसके अलावा, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि क्या है। यूनाइटेड नेशन क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत अधिक वित्तीय संसाधनों वाले देशों से ऐसे देशों को के लिए वित्तीय सहायता की मांग की जाती है जिनके पास कम वित्तीय संसाधन हैं और अधिक असुरक्षित हैं। मतलब ये जो 3 कन्वेंशन हुए हैं, और ये एक तो कन्वेंशन ये वाला है, इसके अलावा ये जो ये कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, ठीक है, इसमें ये निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसे देश जो अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उनके पास पहली बात तो फाइनेंस कम है, पैसे कम हैं, लेकिन उनके ऊपर खतरा ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानों का। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मॉरिशस को ले लें। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल 2 मीटर तक बढ़ जाता है, जो कि ऐसा होने की संभावना है, तो मॉरिशस जैसे देश तो खत्म ही हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और इनके पास इतने साधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि ये क्लाइमेट चेंज से खुद लड़ सके। और भारत का भी बहुत सारा हिस्सा, जैसे ये वाला जो अपना डेक्कन वाला ये वाला एरिया है, पेनिनसुला वाला एरिया है, ये वाला भी काफ़ी एरिया डूब जाएगा अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। मुंबई डूब जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति में, और जबकि भारत के पास इतना वित्त नहीं है कि इतना फाइनेंस नहीं है कि इसको अकेले रोक सके, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए ये लोग कुछ मदद करेंगे, ठीक है। कौन? जो विकसित देश हैं। विकसित देश क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई ऐसे मदद नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही मदद कर रहे हैं, नहीं। इन्होंने जो इंडस्ट्रीज लगाई थी, खासकर 1900 या 1800 से हम बात कर रहे हैं, 1850 के बाद से बात कर लें, और 1900 से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई इनकी इंडस्ट्रियल जो भी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने क्लाइमेट को बर्बाद कर दिया। CO2 की मात्रा इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाई। इसमें मेन देश कौन से थे? फ्रांस हो गया सबसे मेन, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह के, और ये जर्मनी हो गया। तो ये वाले जो देश है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा योगदान इनका है, CO2 एमिशन में सबसे बड़ा योगदान इनका है। और आज की डेट पे भी अमेरिका का जो CO2 एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत विकसित है, एक बार गूगल करके देख लीजिए। तो इनका सबसे ज़्यादा है। अब तो चाइना भी आ गया, और भारत का लगभग 7% है, ठीक है, और बाकी का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है। तो इस तरह से भारत का भी इनकी अपेक्षा, अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें, तो उनसे बहुत कम है। खैर,
पहले कभी इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हुआ करता था, फिर अमेरिका, इस तरह से था। तो इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है, क्लाइमेट के लिए बहुत नुकसान किया है। तो इन सब देशों को चाहिए कि ये देश, जो देश विकसित नहीं है और इतने सक्षम नहीं है कि अपने देशों में ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें अच्छे से, उनको थोड़ी मदद करें। तो इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला गया था इन कुछ कन्वेंशन के माध्यम से। हालांकि उसका कोई खास अभी फर्क पड़ा नहीं है। सबने अपना अपना वादा किया है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। भारत अपनी तरफ से कर रहा है क्योंकि करना पड़ेगा, हमें भी तो अपने आप को बचा के रखना है, बाकी सबको भी करना है, हमें भी करना पड़ेगा। ये जो क्लाइमेट फाइनेंस का सिद्धांत है वो कहता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेटेड कैपेबिलिटी। ठीक है, कोई देश है जो अमीर है, क्योंकि सारे देश एक जैसा काम नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वो लोग ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास कैपिटल कम है। तो उस इस हिसाब से वो कम करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि भाई कुछ टाइम बाद हम ये चीज़ें अपनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना नहीं है। तो ये चीज़ भी एक वो रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपली ये है। तो ये वाली लाइन ज़रूर याद रख लीजिएगा, इस जिससे लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको कोड करने में बहुत अच्छा रहेगा। किसी पेपर में कोड करोगे तो ये अच्छा नंबर देगा। ये वाला मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा क्या है, जो COP26 है उसमें ना अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार पर भी एक विशेष कानून बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार या इंडस्ट्री के लेवल पे कार्बन व्यापार क्या होता है, ठीक है। मान लो दो इंडस्ट्री है यहाँ पे, एक इंडस्ट्री ये वाली है और एक ये वाली है। ये वाली बड़ी है, ठीक है, इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। अब इसके पास संसाधन कम थे, इसके पास संसाधन ज़्यादा थे, तो इसने ना कम कार्बन एमिशन किया। मान लो इन दोनों को मिला हुआ था 100 किलो, मान लो, ऐसा होगा नहीं बट केजी, और इसको मिला था 100 kg। अब इसने क्या किया, अपना पूरा एमिशन जो है 1 साल में पूरा एमिशन किया 90 kg, ठीक है, और इसने कर दिया 110 kg। 110 kg कर दिया, 10 kg इसका ज़्यादा हो गया था। इसकी लिमिट थी कि 100 kg से ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करना है। तो अब ये एक काम करेगी, इसका जो क्रेडिट है ना 10 kg का अभी बचा हुआ है, तो इसको ये जो कंपनी है ना इसको पैसे देगी और इससे 10 kg का क्रेडिट खरीद लेगी। तो इसका भी 100 हो जाएगा और इसका भी 100 kg हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला एक रूल है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि US $100 बिलियन टारगेट है क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये 2009 से शुरुआत हुई इस चीज़ की। इसमें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ठीक है, कोपेनहेगन में। इसमें कहा गया कि 2020 से, अच्छा ये 2009 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, और ये है COP 15, ठीक है। तो 2009 से $100 बिलियन पर ईयर देंगे जो भी विकसित देश है, विकासशील देशों को। तो ये बात हुई थी 2009 में, कोपेनहेगन में हुआ था ये वाला सम्मेलन। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अब जो 16 थी वो कुछ साल बाद हुई, कब, 2010 में, ठीक है, 2010 में होती है COP 16। अभी इसमें क्या कहा गया कि ये कनकुन में हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो $100 मिलियन का लक्ष्य है उसको मान्यता दी गई कि हाँ ठीक है ये वाला किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वादा किया गया, यहाँ पे इस पे मतलब इसको क्लियर कर दिया गया कि ठीक है ये दिया जाएगा। इसके बाद जो COP 21 हुई उसमें ये जो $100 मिलियन का लक्ष्य है ना उसको 2025 तक बढ़ा दिया गया। और ये कहा गया कि अगर जो देश हैं, वो जो भी विकासशील देश हैं, अगर वो सही निर्णय ले रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के प्रति सही काम कर रहे हैं, जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से कम रखने में, बढ़ने से कम रखने में मदद करेगा, तो ये 100 बिलियन ना दे करके $200 बिलियन पर ईयर देंगे। तो ये रखा है इन्होंने 2025 तक का लक्ष्य की। एक बार हम देखना चाहेंगे कि क्या आप काम कर भी रहे हैं कि नहीं।
अगर आप काम कर रहे हैं तो हम इससे ज़्यादा भी देने को तैयार हैं, डबल देने को भी तैयार हैं। तो ये कहा गया है। तो भारत उस पर अच्छा काम कर रहा है। तो इस वजह से जो भी कॉप का अध्यक्ष होगा, अभी तो राजीव शर्मा जी हैं, तो वो आए थे और उन्होंने इसको देखा कि भारत किस प्रकार से काम कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वन बेल्ट वन रोड से है, जो चीन का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो उसमें थोड़ी सी एक डेवलपमेंट हुई है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। वैसे ही ये हमारे किसी भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमेशा। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने मल्टी मिलियन डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे कॉरिडोर सीपीईसी में एक अन्य देश को शामिल करने का या शामिल होने का न्योता टाइप कर दिया है कि एक और देश कोई शामिल होकर के इस पे पैसा लगाए। सिंपली बात ये है। इससे पहले पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर सीपीईसी के दूसरे चरण की शुरुआत के लिए चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, सीपीईसी ये है क्या, और इसको अभी हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, बीआरआई का हिस्सा है, जो कि चाइना का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, तो ये जो सीपीईसी है उसके बारे में थोड़ा सा समझें। इससे पहले बेल्ट एंड रोड को थोड़ा सा इनिशिएटिव को समझ लेते हैं। वर्ष 2013 में शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र मतलब सऊदी अरबिया वाला एरिया, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, एक तो जियान प्रोविंस है ये चाइना का, यहाँ से लेकर के ये तो ऐसे चला जाता है, जिसमें ये जमीन से जोड़ रहे हैं पूरे इस वाले एरिया को। ये रसिया का पार्ट है। ठीक है, ये मध्य एशिया है, और इसके बाद ये इधर से ये इस्तांबुल है, मतलब ये तुर्की है। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएं अगर, तो ये पूरा यूरोप आ जाता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से तो जुड़ गए, अब सब सारे देश तो नहीं जुड़ पाएंगे, तो बाकी जो बच गए उनको ये समुद्र के रास्ते जोड़ेंगे। ठीक है, और एक जो जिससे भारत को भी नाराजगी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट से होकर के जाता है। तो ये हो गया सीपीईसी। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ से लेकर ये क्योंझर है, ये क्योंझर है, क्योंझर से लेकर के ग्वादर तक जाता है। तो ये वाला क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, इसलिए भारत को इसमें नाराजगी है, होनी भी चाहिए। तो खैर ये बात है। तो इसमें एक थर्ड पार्टी को भी ये जोड़ना चाहते हैं, तीसरे देश को भी जोड़ना चाहते हैं जो इसमें पैसा लगाने को तैयार हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल है कि अभी चाइना की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी ये यहाँ पे अकेले पैसा लगा लगा करके गए हैं थक। ठीक है, इस वजह से वो अरे ये तो पूरे भारत से चला गया। अरे खैर छोड़िए उसको। भारत को इससे आपत्ति क्यों है? अगर ये वाला इनका ये ज़्यादा सफल हो जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी आएगी वो भी मान्यता देगी। अभी ये दोनों मान्यता दे करके बैठे हैं, थर्ड पार्टी भी मान्यता देती है अगर, तो भारत का क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है, ऐसा जा रहा है। तो ये वाले एरिया में अगर इस वाले एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया है 73,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर का एरिया है जिस पे पाकिस्तान का दावा और मजबूत हो जाएगा। अभी उन्होंने कब्जा करके रखा है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 1.8 मिलियन लोग रहते हैं, उन लोगों के घर हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे भारत को नुकसान होगा इस वजह से, क्योंकि ये भारत अपना पार्ट है, ये तो हमारा पार्ट है, तो ये हमें तो चाहिए, आज नहीं तो कल हम लेंगे। तो इस वजह से भारत नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी और इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, वैसे ही पहले से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है और थर्ड पार्टी शामिल हो जाए, तो ये नहीं चाहता। आपको ये ध्यान रखना है कि इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, कभी लिखना पड़ सकता है, तो इस वजह से। तो खैर नेक्स्ट चलते हैं। अब इससे चाइना को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात तो ये भारत पे और लगाम लगा पाएंगे, इस साइड इनकी कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी, अरब सागर में इनकी कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। इधर तो इनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, बट अरब सागर में अभी नहीं है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्होंने कई अपने वो
बेस भी बना रखे हैं इधर, तो खैर सोमालिया में। तो ये होगा। इसके अलावा क्या होगा ना, अभी अगर इनको लेटिन अमेरिका, ये वाले जो ये पार्ट है ना, ब्राज़ील वगैरह ये वाले पार्ट हैं, अगर इनमें व्यापार करना होता है या इधर व्यापार करना होता है, अभी इनके पास एक ऑप्शन है। क्या है? यहाँ से ये अपना शिप ले जाते हैं और ये पनामा नहर के द्वारा इधर क्रॉस करके ये वाला रूट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनको पड़ता है दूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें ले जाना संभव नहीं है। एक तो वैसे इनके विवाद चलते हैं, ऊपर से दूसरी बात भारत की यहाँ अच्छी पकड़ है, क्योंकि अंडमान निकोबार हमारे यहाँ पे है। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बाद में कभी प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये वाला इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला यूज़ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से इनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अरब सागर मिल जाएगा, तो यहाँ से इतना सारा जो क्रॉस करके आना होता है उसको थोड़ा छोटा हो पाएगा उनके लिए। ठीक है, तो ये वाला होगा। दूसरी बात, इधर से ये एक और इनके पास रास्ता हो जाएगा, इन देशों के साथ व्यापार करने के थोड़े से साधन आसान हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी फिर समझेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट जरूर करना कि लेक्चर कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।